नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट और सक्सेसफुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का 14वां वीडियो लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, बाकी सभी वीडियोस की तरह ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, शायद ज़्यादा होने जा रहा है। उसका कारण है कि आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो बहुत बेसिक है, एकदम बेसिक। और बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आगे की चीज़ें आप समझ भी सकते हैं, वर्कआउट भी कर सकते हैं। और टॉपिक है धातु क्षय। एक बार आपको लगा होगा कि धातु क्षय कौन सा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, आपको एहसास हो जाएगा कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन ये एक लार्जली इग्नोर्ड टॉपिक है। यानी इसे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था आचार्यों ने बता दिया, लेकिन बाद के लोगों ने और आधुनिक काल में और कॉलेजेस में इसके ऊपर जितना इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए था, जैसा पढ़ाया जाना चाहिए था, वो नहीं पढ़ाया गया। उसके कारण बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ी हानि आयुर्वेद की हुई, वैद्यों की हुई, आयुर्वेद डॉक्टर्स की हुई, रोगियों की हुई और समाज की हुई। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है धातु क्षय में कि इसके इतने सीरियस रिप्रकॉशंस हुए। इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो हम किसको समर्पित करने जा रहे हैं? फ्रेंड्स, एक महान ऋषि हुए, महान ऋषि, बहुत बड़ा काम किया, बहुत मेहनत की, एक ग्रंथ लिखा, लेकिन नाम उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इतिहास किसी न किसी स्थल पर उस महान वैद्य, उस महान आयुर्वेद के विद्यार्थी, उस महान आयुर्वेद के ऋषि के साथ अन्याय कर गया। और ये वीडियो हम उन्हीं को समर्पित करने जा रहे हैं। और उनका नाम है महर्षि अग्निवेश। महर्षि अग्निवेश के बारे में बहुत कम जाना जाता है। इतना ही जाना जाता है कि महर्षि आत्रेय के 6 शिष्य थे, उनमें से एक अग्निवेश थे। अग्निवेश उन सब में मेधावी थे। उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम रखा अग्निवेश तंत्र। अग्निवेश तंत्र को जो है प्रसिद्धि मिल गई और उसके बाद वो आगे चलने लगा, जब तक कि उसका रूपांतरण होकर वो चरक संहिता नहीं बन गया। इससे ज़्यादा उनके बारे में जाना नहीं जाता है। ये माना जाता है कि कदाचित वो आचार्य द्रोण के भी गुरु थे, तो महाभारत काल से पहले रहे होंगे। समय निश्चित करना कठिन है, 3000 साल पहले रहे हों। जब महाभारत ले लीजिए, उसे 100-200 साल पहले, 100 साल पहले समझ लीजिए, ये उनका काल है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अग्निवेश तंत्र नहीं होता तो चरक संहिता कदाचित नहीं होती, क्योंकि एक डायरेक्ट जो शिष्य थे महर्षि आत्रेय के, जिनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली थी, वो 6 लोग ही थे। और स्पष्ट है कि उनमें से अग्निवेश एक थे, जिन्होंने महर्षि आत्रेय के मुखारविंद से सुना, उनकी भाव भंगिमाएं देखी, उनके शब्दों को, शब्दार्थों को और अर्थ अवयवों को समझा और अग्निवेश तंत्र लिखा। व्यक्तिगत रूप से मैं महर्षि अग्निवेश जी की दिल से आराधना करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो संसार को कदाचित चरक संहिता रूपी ये इतना महान ग्रंथ ना मिलता। आयुर्वेद का क्या होती सुश्रुत संहिता होती, बाकी होते, लेकिन अगर चरक संहिता, आयुर्वेद माइनस चरक संहिता आप समझ लीजिए, तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा खालीपन,
एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ सकता था, लेकिन महर्षि अग्निवेश ने उस समय, जब संसार का ज़्यादातर भूखंड, ज़्यादातर बड़े बड़े भाग जो कदाचित आज बहुत एडवांस्ड विकसित हो चुके हैं, वहाँ पे सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जंगली लोग वहाँ रहते थे और वो ज्ञान के अंधकार में, अज्ञान के अंधकार में वो खित्ते, वो क्षेत्र डूबे हुए थे, जब भारत में एक महान सभ्यता खड़ी हो गई थी। और आयुर्वेद उस महान भारतीय संस्कृति का एक अटूट अंग रहा और चला आया। ये तो आयुर्वेद का एक दुर्भाग्य था कि कुछ अपने ही लोगों ने इस देश के साथ गद्दारी कर दी, कुछ विदेशियों के साथ मिलकर अपनी ही संस्कृति को नष्ट करवा दिया। वरना ये मॉडर्न मेडिसिन भारत में बनी होती, क्योंकि ये आयुर्वेद का नया एडिशन होता। लेकिन उस मॉडर्न मेडिसिन में अच्छी बात ये होती कि आयुर्वेद के शाश्वत सिद्धांतों पे वो खड़ी होती और हर तीसरे बरस उसको अपने सिद्धांत बदलने नहीं पड़ते। फ्रेंड्स, महर्षि अग्निवेश जी को प्रणाम करते हैं, आप भी करिए। महर्षि अग्निवेश, आप महान हैं, महान थे। हमारा सभी का, मेरी सहयोगिनी डॉक्टर बृजबालाजी वशिष्ठ, मेरी पूरी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ स्वय रेमेडीज और पूरे आयुर्वेद जगत की ओर से आपको प्रणाम। आपने इस जगत के लिए, मानवता के लिए महान काम किया। हम सब आपके ऋणी हैं। आपने जो किया उसके आधार पर आयुर्वेद आज विश्व को मिला है। अगर आपने अग्निवेश तंत्र नहीं लिखा होता तो वो स्थिति अकल्पनीय है। मैं ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता। अगर आपके साथ किसी स्तर पे अन्याय हुआ तो उसके लिए मैं करबद्ध आपसे क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन अब भविष्य आपके साथ न्याय करेगा। भविष्य ये मानकर चलेगा कि आपने वो मौलिक कार्य किया जिसके ऊपर आयुर्वेद नामक एक शाश्वत जीवन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र की नींव रखी गई। ये खड़ा हुआ और विश्व को स्वास्थ्य भी दिया, स्वास्थ्य के साथ साथ एक दीर्घायु दी और रोग मुक्ति भी दी। तो महर्षि अग्निवेश, आज मैं यहाँ पे, क्योंकि समय का बहुत अंतराल है, एक श्रद्धा के सुमन आपको भेंट कर रहे हैं हम अपनी कंपनी की ओर से, और वो ये है कि हम आपको महर्षि के रूप में आपका अभिनंदन कर रहे हैं। आपको महर्षि के रूप में एक सम्मान पत्रक दे रहे हैं। इसको स्वीकार कर लीजिए और हम सब की ओर से प्रणाम स्वीकार करिए। फ्रेंड्स, ये आत्मा से निकली हुई भावना है। बस बात करते हैं धातु क्षय की। आचार्य ने बताया, बार बार बताया कि या तो वृद्धि से रोग होते हैं या क्षय से होते हैं। प्रतिज्ञाएं तो बार बार हुई, लेकिन दुर्भाग्य से चरक संहिता विखंडित हो गई, बहुत सारे उसके अंश विलुप्त हो गए और मुझे लगता है उसी में धातु क्षय काफ़ी हद तक वहाँ से निकल गया। वरना ऐसा कैसे हो सकता था कि अगर वारंवार आचार्य इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, ये उद्घोषणा करते हैं कि रोग दो प्रकार से ही हो सकते हैं, या तो धातु वृद्धि होगी या धातु क्षय होगा, तो क्या कारण है कि अधिकांश रोगों की संप्राप्ति वृद्धि से हुई, दोषों की वृद्धि से हुई। धातुओं का क्षय बताया गया, लेकिन वो आंशिक था। वो कैसे था उसको हम अभी देखने जा रहे हैं। मैं फिर आपको एक अनुरोध कर रहा हूँ, आपके पास अगर समय है तो ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि
अगर आप जल्दी जल्दी देखेंगे तो ये इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। ये आचार्यों का काम है, साइंटिस्ट की इसमें कंट्रीब्यूशन है, और हमने भी इसमें आजीवन तपस्या करके आपके सामने ये सुमन ला रहे हैं। ये सुमन है, ये फूल हैं, ये इतनी जल्दी हाथ में नहीं आएंगे। मेरी बात समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, और जब मैं आपसे प्रश्न करूँ तो आप अपने आप से पूछना, उसका उत्तर अपने आप को बताना, और नहीं आता है तो मानना, स्वीकार करना कि मुझे नहीं आता है। ये मेरा कथन यंग आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए है। BAMS स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, PG PhD स्कॉलर्स, और जिनके 10 साल नहीं हुए हैं BAMS किए, ये मैं उनको बोल रहा हूँ। सीनियर्स को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको सब आता है, मैं मान के चलता हूँ। धातु क्षय क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। मैं जो बोलूँगा आपको कदाचित ऐसा लगेगा कि ऐसा तो आयुर्वेद में नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लिखा है। जो ये पूरी देह धारणात धातुआ बोला, जब धारण करने से धातु होते हैं, तो हमें क्या पढ़ाया गया कि क्योंकि रस रक्त आदि 7 धातु शरीर को धारण करते हैं, इसलिए वो धातु हैं, और बाकी के उपधातु हो गए, वात पित्त कफ तो दोष हो गए, और बाकी मल हो गए, मूत्र पुरुष वगैरह। फ्रेंड्स, ये परिकल्पना गलत है, मैं कह रहा हूँ सिरे से गलत है। ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। आज के बाद आप पूरे शरीर को धातु मान लीजिए। ये पूरा शरीर धातुओं से बना है। मल है, लेकिन जब तक वो है, हम जिंदा हैं, वो भी धारण करवा रहा है। बताएंगे, उसके ऊपर भी आएंगे। अगर आपको धातु क्षय को समझना है, अगर आपको सफल चिकित्सक आयुर्वेद के बनना है, तो कॉन्सेप्ट समझिए कि पूरी देह में जो कुछ है वो धातु है। इतना समझ लिया। अब आप बताइए, पूछेंगे कि भाई फिर दोष धातु मल की परिकल्पना का क्या हुआ, अग्नि का क्या हुआ? वो दोष भी कहा गया। आचार्यों ने कहा कि ये दोष भी धातु हैं। इनको दोष तब कहते हैं जब ये दुष्ट हो जाते हैं। तो धातु हो गए, उपधातु हैं ही धातु, फिर उसके बाद सूक्ष्म धातु होते हैं, और मल तो धातु होते ही हैं। अतिसार से मल निकल जाए, या अगर डायबिटीज इंसिपिडस से पूरी तरह से अगर यूरिन पूरा निकल जाए, या फिर अगर मूत्र बने ही नहीं, मूत्र क्षय हो जाए, तो मल का क्षय हो गया, तो फिर प्रॉब्लम आती है ना। इसलिए एक सम्यक मात्रा में, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, स्पेसिफिक क्वांटिटी में सब कुछ चाहिए। अगर आपको विद्वान बनना है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सक्लूजन करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़े लोग सुने, लेकिन उनको समझ में आए। बजाय इसके कि आप ये सोचेंगे डॉक्टर वशिष्ठ क्या उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए अगर आपके सोच कुछ और है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर आपको परीक्षकारिणो ही कुशला भवन्ति के आधार पर चलना है, जो आचार्य ने कहा, तो इसको समझिए, अपनी परीक्षा करिए, आयुर्वेद की करिए, तो देखिए कि कहीं आयुर्वेद गलत तो नहीं हो रहा। देखिए तो सही ना, आचार्य ने स्वयं हमको दी हुई है स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, आज के बाद पूरा शरीर धातु है। दोष भी धातु है, धातु भी धातु है, मल भी धातु है, अग्नि भी धातु है, सब हो गए। अब जब धातु क्षय की परिभाषा देखेंगे, तो शरीर में दोषों की कमी हो, या धातुओं की हो, उपधातुओं सूक्ष्म धातुओं की हो, मलों की हो, या अग्नि की हो, सारे के सारे जो क्षय हैं, सारे के सारे क्षय इस धातु क्षय में आ जाते हैं। आज मैं दवाइयाँ या औषधियाँ कुछ नहीं बताने जा रहा, कोई चिकित्सा नहीं बताने जा रहा। मुझे लगता है धातु क्षय पे मुझे 2-3 वीडियोस बनाने पड़ेंगे 1-1 घंटे के। तो आज तो कॉन्सेप्चुअल ही होने जा रहा है। मैं आपको इतना तो बता दूं यंग डॉक्टर्स, कि आपको कम से कम समझ में आना शुरू हो जाए, और एक जो धुंधलापन है ना वो निकल जाए, आपको स्पष्ट दिखाई दे कि धातु कहा तो बॉडी का हर एक कोशाणु या कोशिका, हर एक टिश्यू,
हर एक ऑर्गन सिस्टम जो है, एवरीथिंग इन दिस बॉडी इज धातु, ये मान के चलिए। धातु क्षय का मतलब क्या हुआ कि इनमें से किसी का भी क्षय हो सकता है, दोषों का भी क्षय हो सकता है, वात पित्त कफ का, जिनको त्रिधातु कहा जाता है। सप्त धातुओं का, उपधातुओं का भी क्षय हो सकता है, मलों का भी क्षय हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है या ये जो डिस्कशन है या धातु क्षय एज सच है, जो कि रोगों का एक बड़ा भाग है। अगर क्लासिफिकेशन करेंगे ना रोगों की, तो दो प्रकार के रोग होंगे, रोगों के दो वर्ग बनेंगे, एक बनेगा वृद्धि वाले और एक बनेंगे क्षय वाले। अभी मैं पूरा पर्दा जानबूझ के नहीं उठा रहा, धीरे धीरे जैसे पर्दा उठेगा सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जब तक ये वीडियो पूरा होगा आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि धातु क्षय से मतलब क्या होता है। अब आते हैं कि ये दोष क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं, मल क्या होते हैं, इनको पहले समझ लीजिए। तो आप मोटे तौर पर इस बॉडी के सारे धातु हैं, मान लिया। अब उस धातु के 3 बड़े डिविजन्स हैं। एक डिवीजन है दोष, एक डिवीजन है धातु और एक डिवीजन है मल। अब आसान हो गया। तो दोष भी धातु हैं, धातु भी धातु हैं, मल भी धातु हैं। क्लियर हो गया। हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे धातुओं की, दोषों के नहीं, मलों के नहीं। पहले ये तो देखिए कि धातु क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इस बॉडी में अलग अलग प्रकार के स्रोतस हैं, जिनको सिस्टम कहा गया है। मॉडर्न मेडिसिन में, आयुर्वेद में बोला गया प्राणवाह स्रोतस, रसवह स्रोतस, रक्तवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, मल पुरुषवाह स्रोतस, रक्तवाह स्रोतस, अलग अलग प्रकार के स्रोत। स्रोतस मीन्स सिस्टम। ओके, मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये बॉडी में जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, उनको कहा गया है धातु। सबको धातु, लेकिन जब नीचे स्टेप में आएंगे तो धातुओं का अर्थ है जिस चीज़ से ये बॉडी बनी है वो उनको कहते हैं धातु। और उस बॉडी में जो मुझे क्षमा करेंगे आप, जोर से बोलने से ऐसा होता है। जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है बॉडी में, सब कुछ जिनसे स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स धातु हैं। और जो चीज़ें इन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में काम करवाती हैं वो है दोष। मैं समझाता हूँ। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर उसका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं प्रीमाइसेस। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, या इसको प्रीमाइसेस कहते हैं या फैसिलिटी कहते हैं। जस्ट मैं आपको एक इंडस्ट्रियल भाषा बता रहा हूँ। जैसे हमारी ये फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, तो इनको हम लोग प्रीमाइसेस कहते हैं। प्रीमाइसेस में क्या होता है, दीवारें होती हैं। प्रीमाइसेस में क्या होता है, मशीनें होती हैं। प्रीमाइसेस में क्या होता है, पेंट किया होता है। सब कुछ, हर चीज़ अपनी जगह होती है, लाइट होती है, विंडोज़ होती हैं, सब कुछ होता है। ये सारे धातु हैं। लेकिन इस कंपनी में, फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपको इक्का दुक्का बीच में घूमते पीछे मेरे नज़र आते हैं, ये लोग क्या हैं, ये ऑपरेट करते हैं मशीनों को, ये सारा कुछ चलाते हैं, फैक्ट्री को चलाते हैं। ये दोष हैं। तो ये कार्यकारी तत्व हो गए या फंक्शनल एलिमेंट्स, मोटे तौर पर कह रहा हूँ। समझाने का अभिप्राय है, विद्वान नहीं बना रहा, वैद्य बनाऊंगा। अच्छा, तो जो काम करवाता है वो दोष, और जिनके ऊपर काम होता है वो धातु। कर्ता क्या हो गया, कर्ता दोष, जो करते हैं। और जिनके ऊपर काम हो रहा है
बिल्डिंग हो गई, मशीनें होंगी और मेडिसिन्स होंगी जो बनती हैं। तो ये क्या है, ये धातु है। और उसमें से जो वेस्ट मैटर निकलता है, हम लोग निकालते हैं, आप लोगों के क्लिनिक से भी निकलता है, उसको मल कहते हैं। मोटे तौर पे मैंने फैक्ट्री के साथ तुलना कर दी क्योंकि विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि समझाने वालों ने शायद उनके पास समय नहीं था या क्या था, उन्होंने उतना गहराई से गहनता से नहीं समझाया। ओके, कोई बात नहीं। अब मैंने आपको बता दिया कि शरीर के जो धातु होते हैं जिनसे शरीर बना है, इनको आगे 3 कैटेगरीज में आपको बांटना है। आप सोच रहे ये कौन सा है भाई, हमने तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सुने हैं, बहुत हमने ये भी सुन लिया कि चलिए त्वचा, सिरा, स्नायु, कंडरा, वसा, आर्त्व, स्तन्य ये होते हैं, उपधातु हो गए। ये तीसरा कैटेगरी कौन सी है बता देता हूँ, ये नहीं बता लिखा है आचार्यों ने। अरे कभी प्रत्यक्ष लिख देते हैं, कभी अप्रत्यक्ष लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, इनडायरेक्ट लिखते हैं। हम तो स्पून फीडिंग चाहते हैं, मेरे मुंह में चम्मच डाल दो, मैं अपने हाथ से कुछ ना करूँगा। आपने 7 धातु बोले, मेन धातु बोले, आपने 7 उपधातु बोले, मजाल है मैं अपना मस्तिष्क यूज़ करके मैं उसमें, आपने जो अप्रत्यक्ष रूप से बोला है, सवाल ही नहीं उठता मैं वो मान जाऊं या उसके ऊपर विचार करूं, सब आपकी जिम्मेदारी थी, आपने नहीं बताया, आप जिम्मेदार हो। ये हमारा सोच और अप्रोच है, ये हाल है। तीसरा इसलिए नहीं पता है, पता आपको है लेकिन उसके साथ बताया नहीं गया, इसलिए हम कहते हैं कि वो है नहीं। अब ये क्या है, मैं धीरे धीरे आपके सामने रखूँगा, कोशिश करेंगे कि आगे एक बोर्ड के ऊपर मैं समझाऊं, क्योंकि कई बार बोलने मात्र से बात समझ में नहीं आती। फिर भी अभी आप काइंडली बियर विद मी फ्रेंड्स। जो धातु है ना, 7 धातु, सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, एक कृपा करिए इनको एक संज्ञा दे दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। इनको आज के बाद आप बोलिए कारक धातु, यानी मैं बताता हूँ कारक क्या होते हैं, धीरे धीरे मैं बताऊँगा। लिवर को लीजिए, लिवर में पैरेंकाइमा होता है, सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स जिनसे लोब्यूल्स बनते हैं, और बीच में फाइब्रस टिश्यू के सेप्टा होते हैं। ओके, अब जो धातु जो पैरेंकाइमा है किसी भी जगह, हार्ट है वहाँ पे हार्ट मसल है, ब्रेन है वहाँ पे न्यूरॉन्स हैं, किडनीज है वहाँ पे ग्लोमेरुलाई है या नेफ्रॉन्स हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं कार्यकारी धातु। तो इनको मान लीजिए कि ये हैं सप्त धातु, ये मान लीजिए कि ये सप्त धातु हैं, और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र कार्यकारी धातु हैं। अब लिवर का जो पैरेंकाइमा है, जो सेल्स हैं जो एक्टिविटी करते हैं, जो काम करते हैं, फंक्शनल एलिमेंट्स, फंक्शनल टिश्यू जो है, फंक्शनल एलिमेंट्स तो दोष हो गए, फंक्शनल टिश्यू है, जिनके रहने से व्यक्ति जिंदा रहता है, जिनके स्वस्थ रहने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, जिनके डेड हो जाने के बाद व्यक्ति मर सकता है अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं किया जाए, वो है सप्त धातु। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र वो हैं, उसको कहते हैं कारक धातु। अब जो बीच में सेप्टा है, सेप्टम है, दीवारें हैं, ये हैं, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स वो हैं, ये कार्यकारी कम है, ये स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, ये हैं उपधातु। कंडरा, मेरे दोस्त ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, कंडरा, स्नायु, सिरा, आचार्य इतने अज्ञानी रहे होंगे कि जो मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू में जितना फाइब्रस टिश्यू है, लिगामेंट्स, टेंडन्स, फेशिया, एपोन्यूरोसिस,
ये सारे आचार्यों ने बता दिया, सिरा स्नायु कंडरा या ब्लड वेसल्स। उन्होंने हर एक अंग अवयव के भीतर, हर एक धातु के भीतर रहने वाला उपधातु नहीं बताया। आप ये सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो अपनी सोच बदल दीजिए। वो महान ऋषि थे, वो महान ऋषि थे, त्रिकालदर्शी थे, आप तो थे। इतनी बड़ी भूल वो नहीं कर सकते थे। आगे से जब स्नायु कंडरा की बात आए मित्र, तो समझना कि फाइब्रस टिश्यू कहीं पे भी है। फाइब्रस टिश्यू बॉडी में जहां है वो स्नायु कंडरा में आ रहा है। वो चाहे लोकोमोटर सिस्टम में, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, ये जो हैं, ये जॉइंट्स कहीं पे हैं, या जॉइंट कैप्सूल है, ये यहाँ पे हैं, या वो कहीं फाइब्रस टिश्यू ब्रेन के अंदर है, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू, या वो हार्ट में है, या वो हार्ट का पेरिकार्डियम है, या लंग्स का जो प्लूरा है, या आर्टरीज के ऊपर रहने वाली कवरिंग है, कुछ भी है, या ऑर्गन्स के अंदर रहने वाले ये सेप्टम या फाइब्रस टिश्यू है। अभी आपको मैं उत्तर देता हूँ, एक प्रश्न करूँगा फिर उत्तर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिवर के सेल्स डैमेज हो गए, किसी पेशेंट ने, किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक मद्यपान किया, दारू पिया, लिवर के सेल्स डैमेज हो गए, या उसको हेपेटाइटिस हो गई, खास करके हेपेटाइटिस बी हो गई, सेल्स डैमेज हो गए, उसके बाद क्या होता है? सिरोसिस होती है ना, सब जगह तो नहीं होगी लेकिन आमतौर पर हो जाती है। सिरोसिस में होता क्या है? उसमें फाइब्रोब्लास्ट्स जो होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? वो वहीं होते हैं, वहीं स्टेम सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करके अलग अलग प्रकार के सेल्स बन जाते हैं। वो जो मूल कोशिकाएं हैं ना, जिनसे आगे आगे चीज़ें बनती रहती हैं। मैं थोड़ा हटकर बोलता हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि एक उदाहरण आ गया मेरे माइंड में। हम कभी सोचते हैं कि इतने सारे जो आरबीसीज बनते हैं बोन मैरो में, रक्त मज्जा में, ये बनते कैसे हैं, आते कहाँ से हैं? हीमोपैथिक सिस्टम है। कभी सोचा कि कोई वो फैक्ट्री, उसमें रॉ मटेरियल तो चलो आप दे देंगे, हीम भी दे देंगे, ग्लोबिन भी दे देंगे, आप सब दे देंगे, लेकिन डीएनए कहाँ से देंगे? वो बनेगा कहाँ से? कभी विचार किया? फ्रेंड्स सोचिए। अगर आपको पता है आपको नमस्कार, नहीं पता है तो माइंड में रखिएगा, भूलिएगा नहीं, स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो में, जो कि आगे जाके डिफरेंशिएट होते हैं। स्टेम सेल एक कॉमन सा सेल होता है, उससे कुछ भी बन सकता है। उससे आरबीसीज भी एक तरफ बन जाते हैं, उससे डब्ल्यूबीसीज भी बन जाते हैं, प्लेटलेट्स भी बन जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बोन मैरो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, अप्लास्टिक अनीमिया होता है, एलोपैथी बहुत सारी दवाइयाँ हैं ना, वो कर देती हैं बोन मैरो डिप्रेशन। एक होती थी क्लोरोफेनिकोल, वो करती थी बोन मैरो डिप्रेशन। पैनसाइटोपिनिया बोलते थे उसको। क्या हो जाता था? सभी के सभी की संख्या ब्लड के अंदर कम हो गई। जानते हैं क्यों? उन्होंने नीचे की लेवल पे काम नहीं किया, वो ऐसी चीज़ों ने, टॉक्सिन्स ने, दवाइयों ने पीछे के जो स्टेम सेल होते थे उनको मारना शुरू कर दिया। स्टेम सेल मार दोगे तो आगे बचेगा क्या? इसलिए जाके प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होते होते अलग अलग कैटेगरीज के ग्रेन्युलोसाइट्स भी बनते हैं, दूसरे लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं, फिर बाकी मोनोसाइट्स वगैरह बनते हैं। उस तरह से प्लेटलेट्स जो हैं, मेगाकैरियोसाइट होता है, उससे बनते हैं। मैं बात कर रहा था लिवर के अंदर रहने वाले स्टेम सेल्स की, जो कि बनाते हैं, पैरेंकाइमल सेल्स भी बनाते होंगे, फाइब्रस टिश्यू भी बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, उनके स्टेम सेल होते हैं। अब लिवर का डैमेज हो गया तो स्टेम सेल ने फाइब्रोब्लास्ट बनाए,
फाइब्रोब्लास्ट बनते बनते बहुत सारा फाइब्रस टिश्यू बन गया। पैरेंकाइमा जो है कार्यकारी धातु खत्म हो गया, कम हो गया और हो गई सिरोसिस, पत्थर की तरह हो गया स्ट्रांग लिवर। समझ रहे हैं? धातु क्षय हो गया। अभी तो धातु क्षय को इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, मैं फिर बोलूँगा। एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया आपको। मैं आपको सिर्फ अभी तो फिजियोलॉजी बता रहा हूँ, मैं तो पैथोलॉजी बता ही नहीं रहा। विकृति तो बाद में आने वाली। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी जो क्लिनिकल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसको समझ लीजिए। तो हो क्या रहा है फ्रेंड्स कि बॉडी में जो ऐसे जो फंक्शनल टिश्यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेन के अंदर मैंने बोला न्यूरॉन्स, किडनी में बोला नेफ्रॉन्स, इनको मानो आप सप्त धातुओं के भीतर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, बात आपको क्लियर आने वाली। मैं मज्जा की बात करता हूँ। मज्जा के अंदर जो सेल्स हैं वो क्या है? वो मज्जा है। बोन मैरो के अंदर जो सेल्स हैं, चाहे वो स्टेम सेल्स हैं या उसके बाद के सेल्स हैं, वो क्या है? वो है मज्जा। जो फाइब्रस टिश्यू पड़ा हुआ है वो मज्जा नहीं है, वो उसका उपधातु है। वो है स्नायु कंडरा, सिरा, इस वसा। पता है ना, वहाँ फैट भी होती है, इसलिए येलो बोन मैरो भी होता है। बात समझ में आ रही? ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के बाहर जितना एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है उसके अंदर जो सेल्स पड़े रहते हैं वो सेल्स हैं उपधातु। और जो कार्यकारी फंक्शनल जो टिश्यू है वो है धातु। तो रस मांस धातु में जो मसल है, मसल सेल्स जो हैं, मायोफाइब्रल्स जो हैं एक्टिन मायोसिन से बने हुए, वो है मांस धातु। उसके बाहर जितनी शीथ है, जितने फैशिया है या फाइब्रस टिश्यू है, वो सारे स्नायु, सिरा, कंडरा वगैरह है, या उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, सिराएं होती। एक बार तो उथल पुथल दिमाग में मचा ही दूंगा, मज़ा आएगा। तो इस दृष्टि से देखिएगा, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। वरना आपका पुराना पैराडाइम तो है ही, पुरानी सोच तो है ही, और वहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, वापस लौट जाइएगा। इस अप्रोच को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं, क्योंकि ये अप्रोच आपको वो चश्मा दिखा रही है जिससे आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक शर्त पे दिखाई आपको अप्रोच मिल रही है, इसमें आपको अपने विश्राम क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। आयुर्वेद को पुनः उसका अध्ययन करना पड़ेगा, एक नए दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा, और आपको साइंटिफिकली भी फिजियोलॉजी एनाटॉमी को फिर से पढ़कर चीज़ों को समझकर उनको उनका तालमेल कर बैठाना पड़ेगा। ये है इंटीग्रेशन। आयुर्वेद की डिग्री लेके आयुर्वेद को गुड बाय कह के हमेशा के लिए 100% एलोपैथिक दवाइयाँ प्रैक्टिस में यूज़ करना, क्या इंटीग्रेशन है? खुद सोच लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैं तो अभी कारक धातु बता रहा हूँ। फंक्शनल पैरेंकाइमल सेल्स, पैरेंकाइमल सेल्स। अब मान लीजिए लंग्स हैं, लंग्स में भी सेल्स होते हैं, उसमें एल्वियोलाई होते हैं, और बीच में जो स्पेस होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, फाइब्रल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं। जब वो बढ़ जाते हैं और एल्वियोलर सेल्स कम होते जाते हैं तो हो जाती है लंग की फाइब्रोसिस। यानी हुआ क्या, लंग के अंदर दो पार्ट थे, एक धातु था, एक उपधातु था। हर एक अंग में ऐसा होता है। लंग के अंदर दो पार्ट थे। व्यक्ति जब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, दो ही पार्ट थे, धातु था, लेकिन वो जो धातु थे वो थे एल्वियोलर सेल्स, और वो थे कारक धातु। अब उसके बीच में था सिरा, स्नायु, कंडरा वगैरह, वो थे उपधातु। अब किसी कारण से
किसी कारण से व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा टोबैको स्मोकिंग किया या उसने बहुत सारे पोल्यूटेंट्स इनहेल कर लिए, ऐसे टॉक्सिन्स पॉइजन्स बहुत है एटमॉस्फेयर में, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में, सब उसके अंदर चले गए, या उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गई और परिणाम ये हुआ कि एल्वियोलर सेल्स जो थे वो डैमेज हो गए, ख़त्म हो गए, उनकी जगह ले ली फाइब्रस टिश्यू ने, फाइब्रोसिस हो गई, पेशेंट को सांस फूल देता है। और फिर हम आयुर्वेद के लोग, कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। कैसे हो पाता? आपको पता तो है, या तो ऐसा जो बोलते हैं उनको पता नहीं पूरा, जानने के बाद कोई कैसे बोल सकता है कि लंग में फाइब्रोसिस हो गई और मैं क्यों कर दूंगा? कुछ बोलते हैं, उनकी मर्जी है। मैं बता रहा हूँ, धातुओं को 3 कैटेगरीज में बांटिए। कारक धातु, पैरेंकाइमल सेल्स, फंक्शनल सेल्स, फंक्शनल टिश्यू एक। अब उसके बीच में जो हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि एक स्टेज खड़ी करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, एक मैशवर्क बन जाए, जाली बन जाए, उसके बीच में फंक्शनल सेल्स को, पैरेंकाइमल सेल्स, कारक धातुओं को रखा जाए, सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए, वो होते हैं उपधातु। उसमें आपको सिरा स्नायु कंडरा आ जाएंगे, उसमें वसा भी रहेगी और उसमें और भी चीज़ें रहेंगी, स्तन्य आर्त वगैरह भी आते हैं, वो तो अलग हो गया। सिरा स्नायु कंडरा मेन आमतौर पर होते हैं, वसा भी होती है, सॉरी, सिरा स्नायु कंडरा वसा होती हैं उपधातुओं में, मेन जो हर एक ऑर्गन में होती हैं। ये बात अलग है कि कुछ एक ऑर्गन ऐसे होते हैं कि जिनमें सिरा स्नायु कंडरा वसा ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको वो भी समझ में आने वाला है। फ्रेंड्स, आप एग्जाम्पल लीजिए फाइब्रस टिश्यू की, आप एग्जाम्पल ले लीजिए लिगामेंट या टेंडन की। किससे बना होता है? फाइब्रस टिश्यू का, इलास्टिक टिश्यू का। तो उसमें क्या होता है कि फाइब्रस बैंड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन होती है, बनाता क्या है? उसमें बनाते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स। ओके, अब ये फाइब्रोब्लास्ट एक धागे बनाते हैं, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। कितने स्ट्रांग होते हैं कि उनके आधार पे आदमी गाड़ियों को खींच लेता है। कितने स्ट्रांग होते होंगे लिगामेंट्स, टेंडन्स। वो धागे कौन बनाता है? वो बनाते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट क्या है? ये उपधातु नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि सिरा स्नायु कंडरा के अंदर भी रहने वाले जो फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, फंक्शनल टिश्यू है, वो उपधातु नहीं है, वो धातु है। लेकिन जो फाइबर्स उन्होंने बनाए वो उपधातु थे। मैं अपने गुरुजनों को श्रद्धा से याद करता हूँ। आपको पता है, मैंने पिछले दिनों मेरे गुरुजी प्रोफेसर गोरखनाथ जी चतुर्वेदी जी को हमने एक वीडियो समर्पित किया। मैंने उसमें बोला था कि गुरुजी आपने हमें एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण दिया, चीज़ों को विश्लेषण करके, एनालाइज करके, तार तार करके चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण दिया। आपको उसका नमूना समझ में आ रहा है? फ्रेंड्स, हमारा बहुत थोड़ा है, हम कोई बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति नहीं है, सिंपल लोग हैं, मेहनती लोग हैं। ये जो है, असंख्य लोगों ने काम किया, असंख्य महान ऋषियों ने काम किया, असंख्य वैज्ञानिकों ने काम किया, हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने सिखाया। ये वही आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे गुरुजी जिनके अंडर मैंने एमडी पीएचडी की, प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी, वो मुझे कहते थे कि आप मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं।
मैंने आपको वो दे दिया जो मैंने किसी को नहीं दिया। और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत मेहनत करके पढ़ाया। कभी कभी छुट्टी के दिन 6-6, 8-8 घंटे लगातार मुझे वो पढ़ाते थे अपने घर में। लेकिन एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा ये आयुर्वेद है, ये गुरु परंपरा से चलता है, हमको भी मिला, हम आपको दे रहे हैं, आपको भी देना है, नहीं तो आपके ऊपर गुरु ऋण रहेगा। मैं तो गुरु ऋण चुका रहा हूँ, इसलिए आपको कहता हूँ सुनो। मेरे गुरुजी की आत्मा देखेगी और उनको लगेगा कि ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, तो आपको नहीं कुछ कहेंगे, वो तो मुझे ही बोलेंगे कि ये कैसा नालायक विद्यार्थी मैंने पैदा कर दिया कि ये मेरी बात ही नहीं आगे बता सकता है। फ्रेंड्स, विश्लेषण करने की दृष्टि बढ़ा डेवलप करिए। धातु में धातु भी देखिए, उपधातु में भी देखिए, ये विश्लेषण करने की बात कर रहा हूं। आज के बाद जब आप किसी धातु की बात करेंगे, मांस धातु की बात करेंगे, मेदस की बात करेंगे, अस्थि की बात करेंगे, अस्थि में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। अस्थि में अस्थि धातु एक्चुअली क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कार्टिलेज बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स जो बोन बनाते हैं, और फिर जाके कैल्शियम वहाँ पे जमा होता है, फिर जाके अस्थि बनते हैं। इसके अंदर मेरे दोस्तों इसको समझो, अस्थि धातु मात्र ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स हैं, उसके बाहर जितना कैल्शियम है, फाइब्रस टिश्यू है, इलास्टिन है, वो सारे का सारा उपधातु है। ये तो अगली पैराडाइम है, ये है नई पैराडाइम, ये है नया सोचने का तरीका, ये है वो जिसको हम कहते हैं अपडेटेड आयुर्वेद। ये डेवलप करिए, आपको आयुर्वेद समझ में आएगा। तो मैंने आपको कहा धातुओं के 3 भाग करिए, एक कारक धातु, एक मैंने बोले उपधातु, अब एक सूक्ष्म धातु। क्या है मेरे दोस्त? सूक्ष्म धातु क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब आचार्यों ने कहा ना कि हम आहार सेवन करते हैं, पोषक पदार्थ सेवन करते हैं और धातु अग्नि पाक होता है, एक सूक्ष्म धातु बन जाता है आगे के लिए, और एक बन जाता है उसका मल, और एक वो धातु बन जाता है, ये वो सूक्ष्म धातु हैं। लेकिन मुझे पता है आपको बात पूरी तरह नहीं समझ में आई होगी। अगर आपको आ गई है तो आपको नमस्कार है, मेरी बुद्धि थोड़ी मोटी है, मुझे धीरे धीरे समझ में आता है। मित्र, सूक्ष्म धातु क्या होता है? सूक्ष्म धातु कौन बनाता है? ज्यादातर सबसे बड़ा ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि आई शरीर में कौन सी है? वो तो आपको पता ही होगा, लिवर है, 1.5 किलो का। ज्यादातर सूक्ष्म धातु वहां बनते हैं। ये क्या होते हैं? हमने भोजन किया, पाचन हुआ, पाचन करने के बाद सूक्ष्म अवस्था में आ गए सारे पोषक पदार्थ, जो मीठा खाया था या चावल रोटी खाई थी, आलू खाए थे, वो बन गया ग्लूकोज। बाकी चीज़ें जो प्रोटीन्स वाली खाई थी, दालें खाई थी, और जिन्होंने मीट खाया था वो बन गए अमाइनो एसिड्स, और जिन्होंने घी तेल खूब खाया वो बन गया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ब्लड में गए, घूमते हुए लिवर के पास आए। अब लिवर ने उससे आगे कुछ कुछ बनाना शुरू कर दिया। लिवर ने कोलेस्ट्रॉल बनाया, लिवर ने ट्राइग्लिसराइड्स बनाए, लिवर ने बनाई फॉस्फोलिपिड्स, लिवर ने बनाई आगे बहुत सारी लिपोप्रोटीन्स। इसी तरह से बाकी बहुत सारी चीज़ें बनी। ये जाके आगे अलग अलग धातुओं में जाएंगी और वहाँ जाके ये उन धातुओं का निर्माण करवाएंगी। ये होते हैं सूक्ष्म धातु। यह ग्लूकोज पड़ा हुआ है, आहार रस है, लेकिन वो शरीर का पार्ट हो चुका है, वो सूक्ष्म धातु है। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स,
एल्ब्यूमिन लीवर ने बनाई, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये प्लाज्मिनोजन, ये किसने बनाई? ये बनी लिवर। ये सारे सूक्ष्म धातु हैं। तो 4 प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। एक जो पैरेंकाइमल है, जो काम करते हैं, एक जो काम करने वालों को स्ट्रक्चर देते हैं, ये कारक धातु, ये उपधातु, और एक जो घूम रहे हैं दूसरे धातुओं के निर्माण के लिए, इनको कहते हैं सूक्ष्म धातु, यानी न्यूट्रिएंट्स, या जो बाकी जो मैंने बहुत सारे आपको सब्सटेंसेस बताई जो कि बॉडी में होती है। मैंने इतना टाइम लगाया और इतने टाइम में मैं सिर्फ अभी आपको धातु बता पाया हूँ। आप बोलेंगे कि दोष का बताएंगे, आज तो नहीं बताऊँगा। बताने वाला था, मैंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ वीडियो यहाँ कंक्लूड कर दूँ, लेकिन एक बार मैं आपको दोबारा वही चीज़ें और स्पष्ट करके कम शब्दों में, कम समय में बता देता हूँ। बॉडी के अंदर, ये बॉडी में जो कुछ दिखाई दे रहा है, मोटे तौर पर ग्रॉसली आप इनको बोलिए ये धातु है, टिश्यूज। अब उन टिश्यूज को, धातुओं को 3 बड़े वर्गों में बांट लीजिए। एक एक्चुअली जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं बॉडी का, एक जो इस बॉडी के उन स्ट्रक्चर्स को चला रहे हैं, और एक जो कि वेस्ट मैटर निकल रहा है बाहर जाने के लिए। जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनके 3 भाग हैं। एक एक्चुअली जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उपधातु है। और एक उनके अंदर बैठे हुए जो काम कर रहे हैं, धारण और पोषण का जो धातुओं का काम है, बाकी जो पहले वाले सिर्फ धारण कर रहे थे ना, उपधातु, उनके अंदर बैठे हुए जो काम कर रहे हैं सेल्स, वो क्या है? वो कारक धातु हैं। और एक बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें जो माइक्रो सब्सटेंसेस हैं, जो डिज़ॉल्व्ड हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में, वो जो घूमते रहते हैं सब्सटेंसेस, और आगे दूसरे टिश्यूज़ को जाके सपोर्ट करते हैं, उनको, उनमें कुछ नई चीज़ें बनाते हैं, उनको कहते हैं सूक्ष्म धातु। ये हो गया। इस प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशन में, चाहे वो लिवर में हो या हर एक सेल में हो, इसमें जो वेस्ट मैटर बनता है वो मल है, उनको बाद में देखेंगे। और इनको जो चलाते हैं वो 3 बड़े धातु हैं, त्रिधातु, 3 बड़े धातु हैं, ये भी धातु हैं। और वो धातु, उनको कहते हैं फंक्शनल एलिमेंट्स, ठीक है, कार्यकारी तत्व, वो त्रिदोष हैं। तो अगले वीडियो में, 15वें वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, बाकी अगर टाइम मिलेगा तो दोष और मलों दोनों को देखेंगे, अदरवाइज दोषों को देखने जा रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप फिजियोलॉजी पढ़िए। मेरी एक बड़ी प्रिय, मेरे लेखक हैं प्रोफेसर गाइटन, अभी तो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने फिजियोलॉजी लिखी है, उनकी फिजियोलॉजी पढ़िए। एक मेरे बड़े आदरणीय गुरुजी हैं, उनके ऊपर भी, उनको भी समर्पित करेंगे हम। उनका नाम है वैद्य रंजित राय जी देसाई, सूरत में थे। आयुर्वेद में उतना बड़ा महान ग्रंथ मुझे उनके बराबर कोई नहीं लिखा जो उन्होंने क्रियाशारी लिखी है। उसको पढ़िए, चरक संहिता को पढ़िए और देखिए जो आपको बताया गया है। और अगर आपको मिल जाए तो इंट्रोडक्शन टू काय चिकित्सा लिखी है प्रोफेसर सी द्वारकानाथ जी ने, एक वीडियो हमने उनको समर्पित किया था। इंट्रोडक्शन टू काय चिकित्सा पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। गुरु नानक जी ने कहा, जिन खोजियां तिन पाइयां, जो खोजते हैं उनको मिलता है। तो आप तक जो पहुंच रहा है वो बहुत बहुत बड़े महान व्यक्तियों से आया हुआ है,
और मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी का उसमें बड़ा भाग है। मेरा इतना सारा है, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेडिट मत दीजिएगा। अगर आपको ऋणी होना है तो महान ऋषि मुनियों को हो जाइए, थोड़ा सा डॉक्टर ब्रिजबाला जी के प्रति हो जाइए। मेरा तो कर्तव्य है, यंग डॉक्टर्स आप मेरे बच्चे हो। आप ये सोच के बैठो कि हमने नहीं समझना, मेरे गुरुओं ने कहा हम तेरे को इतना दे देंगे, तुम समझाओगे, सामने वाला अगर मना भी कर देगा नहीं समझना तो भी उसको समझ में आ जाएगा, उनकी कृपा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमने समर्पित किया महान ऋषि महर्षि अग्निवेश जी को, जिनको हमने महर्षि की उपाधि दी, बहुत विनम्रता से दी। हम कौन होते हैं उनको देने वाले, उन्होंने हमको दिया, हम दे भी देंगे तो मुझे नहीं पता है कि उन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन हम क्या करें। जिन्होंने हमारे ऊपर इतना उपकार किया तो अंदर से कभी इच्छा तो करती है कि कुछ तो करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें। तो अभी ये करने, अगर ईश्वर ने कुछ और ऐसा संयोग बनाया तो कुछ और भी करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को बार बार देखिएगा, मुझे पता है एक बार में समझ नहीं आएगा, बार बार देखिएगा, नोट करिए। अगर नहीं समझ में आता प्रश्न भेजिए, अगले वीडियो में मैं वो प्रश्न भी लूँगा और आगे भी बढ़ेंगे। 4-5 वीडियोस तो धातु क्षय पे जाएंगे ही। अब जब ट्रीटमेंट बताएंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बोलूँगा, लेकिन आप जहाँ भी होंगे, विश्व के जिस कोने में बैठे होंगे, आपको पता होगा कि डॉक्टर वशिष्ठ अब ये बताने जा रहा है, वो तब मैं मानूंगा कि मैं सफल हूँ। और मुझे पता है आप मुझे स्नेह करते हैं, मुझे असफल नहीं होने देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना और अपने आयुर्वेद का विशेष ध्यान दीजिए।